नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि होती है, उस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का जो नियंत्रण किस प्रकार से होता है, कैसे हमारी जो किडनी होती है उसके कार्य होते हैं वो नियंत्रित किए जाते हैं, उसके बारे में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को देखा था। हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में देखा था कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में मुख्य रूप से 3 चरण होते हैं, और वो था परानिस्यंदन, पुनः अवशोषण और स्त्रवण। आज के इस वीडियो में कैसे मूत्र बनेगा, कब ज्यादा बनेगा, कब कम बनेगा और इसको कैसे नियंत्रित किया जाता है, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बाद में हम देख रहे हैं मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का नियंत्रण। देखो, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के नियंत्रण से क्या मतलब है? मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के नियंत्रण से मतलब है कि मूत्र कैसे बनता है, कैसे इस प्रक्रिया का नियंत्रण होता है, कैसे इसका नियमन किया जाता है। और इसका जो नियमन या नियंत्रण होता है वो किसके द्वारा होता है? मुख्य रूप से हार्मोनों के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोनों के द्वारा होता है। अब ये हार्मोन कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस किस कंडीशन में स्रावित होते हैं और कैसे कैसे अपने काम करते हैं। देखो, जब मूत्र निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? मूत्र निर्माण। तो सबसे पहले क्या होता है? परानिस्यंदन। कौन सी प्रक्रिया होती है? परानिस्यंदन। अर्थात क्या होता है? हमारा रक्त होता है, ये क्या होता है? छनता है। रक्त होता है वो क्या होता है? छनता है। क्योंकि हमारे जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? रक्त में। रक्त जब छनता है तो छनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमें छनने की प्रक्रिया, इसी छनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? परानिस्यंदन कहते हैं। जब परानिस्यंदन होता है तो आपका रक्त छनकर आएगा, और वो रक्त छनकर किस में आ जाता है? बोमन संपुट में आ जाता है। किस में आ जाता है? बोमन संपुट में। तो जो छनकर आया है उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? निस्यंद कहते हैं, अर्थात फिल्ट्रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? फिल्ट्रेट। मनुष्य में 1 मिनट में, कितने में? 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेट बनता है? 125 ml। कितना बनता है? 125 ml। और इस 125 ml को हम क्या कहते हैं? GFR। क्या कहते हैं भाई? GFR। तो मनुष्य की जो GFR रेट होती है, अर्थात ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट, वो कितनी होती है? 125 ml होती है। कहां पर होती है? देखो, इसको देखो एक बार, थोड़ा सा हम डायग्राम में देख लेते हैं। ऐसे रक्त आता है धमनी के द्वारा। यह धमनी होती है आपकी छोटी छोटी शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, और ये जो शाखाएं हैं अल्टीमेटली बाद में क्या होती हैं कि एक पतली धमनी का क्या कर लेती हैं? निर्माण कर लेती हैं। तो ये जो गुच्छा बनता है हमारी धमनियों का, इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस का ये गुच्छा होता है, ये आपके नेफ्रॉन के कौन से भाग में फिट रहता है? आपके बोमन संपुट में फिट रहता है। तो ये क्या है आपका? बोमन संपुट। क्या है? बोमन संपुट। अब देखो क्या होता है कि यहां से, इनमें से रक्त छनता है, आपके ग्लोमेरुलस में से रक्त छनता है। और ये छनता क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या पाया जाता है? दाब होता है।
जैसे आपके पास चाय जब आप छानते हो तो ऊपर से डालते हो और उस छलनी में क्या होते हैं, छिद्र, और छिद्र से वो छनकर नीचे आ जाता है। वैसे ही आपकी जो ये ग्लोमेरुलस है, इनकी जो ये केशिकाएं अर्थात कैपिलरी है, उनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। और बोमन संपुट की जो पोडोसाइट कोशिकाएं होती हैं, कौन सी कोशिकाएं, पोडोसाइट कोशिकाएं, उनमें भी क्या पाए जाते हैं, ऐसे छिद्र पाए जाते हैं। और उन छिद्र से क्या होता है, रक्त छनकर आपका कहां आ जाता है, बोमन संपुट में आ जाता है। इस छनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, परानिस्यंदन कहा जाता है। क्यों भाई, निस्यंदन का मतलब तो होता है छनना, और परा का मतलब होता है दाब के साथ, किसके साथ, दाब के साथ छनना। तो दाब के साथ जब ये छनता है तो इससे क्या होता है कि एक तरल होता है, रक्त के छनने से वो आपका कहां पर इकट्ठा हो जाता है, बोमन संपुट में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब इस तरल को क्या कहा जाता है, इसे हम कहते हैं निस्यंद। इसे क्या कहते हैं, निस्यंद। अब आप ये तो समझ गए कि ये निस्यंद है, यही आगे चलकर किसका निर्माण करेगा, मूत्र का निर्माण करता है। अर्थात जितना ज्यादा आपका निस्यंद होगा उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या बनेगा, मूत्र बनेगा। ये निस्यंद कितना बनता है, तो 1 मिनट में कितना बनता है, 125 ml। और इस हिसाब से देखा जाए तो एक दिन में कितना बनेगा भाई, 180 लीटर। कितना बनेगा, 180 लीटर। लेकिन 180 लीटर निस्यंद से पूरे के पूरे से मूत्र बनता है क्या, आप खुद अनुमान लगाओ। क्या आप एक दिन में 180 लीटर मूत्र त्यागते हो, नहीं ना, 180 लीटर तो नहीं त्यागते। फिर कितना, अनुमान लगाओ भाई। तो एक मनुष्य होता है सामान्य रूप से, वो लगभग 1.5 से 2 लीटर मूत्र का क्या करता है, त्याग करता है। 1.5 से लेकर 2 लीटर, मोटा मोटा हम मान लेते हैं कि इस 180 लीटर का 1% ही क्या होता है, मूत्र त्याग होता है। ज्यादातर का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। ज्यादातर निस्यंद का क्या हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। तो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी नियंत्रित की जाती है कि पुनः अवशोषण हमें करना है निस्यंद का, और बाद में किसका निर्माण करना है, मूत्र का निर्माण करना है। सामान्य स्थिति में अगर 125 ml GFR है तो आपका सामान्य रूप से 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनता रहेगा। अर्थात सामान्य क्रियाविधि के लिए, सामान्य मूत्र बनाने के लिए, 1 से 1.5 लीटर मूत्र बनाने के लिए हमें GFR को कितना मेंटेन रखना पड़ेगा, हमें GFR को 125 ml पर क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और ये 125 कब मेंटेन रहेगा, जब यहां वाला दाब अर्थात ग्लोमेरुलस का जो ये दाब है, ये क्या रहे, मेंटेन रहे। ये क्या रहे, मेंटेन, क्योंकि इसी दाब से तो छन रहा है। अगर ये दाब, आप खुद ही बताओ, ये दाब यदि कम हो जाए, आपका ग्लोमेरुलस में ये जो रक्त का दाब है ये कम हो जाए, तो बताओ GFR क्या होगा, GFR घट जाएगा। अगर ये दाब बढ़ जाए, अगर ये दाब बढ़ जाए तो GFR भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अर्थात 125 से ज्यादा हो जाएगा। अर्थात GFR बढ़ते ही आपका निस्यंद बढ़ जाएगा। तो हमें किसको मेंटेन रखना है, इस GFR को, और GFR को मेंटेन रखना है तो हमें इस दाब को मेंटेन रखना पड़ेगा। यहां ग्लोमेरुलस में ये दाब होता है ना, ये रक्त के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, ग्लोमेरुलस में रक्त दाब। ग्लोमेरुलस में जो ये रक्त का दाब होता है वो मेंटेन कैसे किया जाता है, देखो ग्लोमेरुलस में रक्त का दाब होता है, वो होता है 60 mmHg। ये देखो अभी पीछे यहां पर देखो, यहां पर कितना होता है,
60 mmHg, अर्थात ये 60 mmHg है। ये 60 mmHg है यहां पे ग्लोमेरुलस में। ये क्यों है भाई, आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आपकी अभिवाही धमनी होती हैं ये क्या होती है, मोटी, और ये कैसी होती है, पतली। इसका मतलब यहां पर रक्त ज्यादा आ रहा है, बहुत ज्यादा रक्त आ रहा है, और निकल कम रहा है, यहां से कम निकल रहा है। इसका मतलब यहां पर रक्त क्या होता जा रहा है, इकट्ठा। कहां पर, ग्लोमेरुलस में। और इस ग्लोमेरुलस में ये रक्त इकट्ठा होता जा रहा है, इसके कारण से एक दाब उत्पन्न हो गया जिसका कितना है, वो 60 mmHg। अब ये क्या है, 60 mmHg दाब है, ये पूरा का पूरा यहां पर काम करेगा। ये दाब है, इसको छानेगा तो यहां पर तरल इकट्ठा हो रहा है, और ये तरल इकट्ठा हो रहा है तो ये तरल वापस उल्टा दाब लगाता है। अगर मान लो आपके पास एक पात्र है और पात्र के अंदर पानी पहले से इकट्ठा है, तो अगर प्रेशर के साथ आप लगाओगे तो ऊपर से दाब लग रहा है, तो नीचे वाला तरल होता है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये भी इसके ऊपर क्या लगाता जाएगा, दाब। और अल्टीमेटली ये दोनों जो दाब होते हैं, इन दोनों का जो अंतर आ जाता है, इन दोनों का क्या आ जाता है, अंतर। ये उल्टा लगने वाला दाब है वो कितना है, 50 mmHg। अर्थात यहां पर जो तरल है ये इसके ऊपर उल्टा कितना दाब लग रहा है, 50, और ये कितना लग रहा है, 60। अर्थात ये ज्यादा पड़ रहा है, ग्लोमेरुलस वाला रक्त दाब है वो ज्यादा पड़ रहा है। तो 60 mmHg ग्लोमेरुलस लग रहा है, और नीचे वाला बोमन संपुट का तरल कितना लगा रहा है, 50 mmHg। अल्टीमेटली इन दोनों का अंतर देखें तो कितना हो गया है, कितना हो गया भाई, 10 mmHg। अर्थात आपका यहां का फिल्ट्रेशन के लिए जो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है वो कितना होता है, 10 mmHg होता है। 10 mmHg ये प्रेशर है, ये आपका काफी है, किस लिए, GFR के लिए। 125 ml GFR के लिए कितना नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होना चाहिए आपका, 10 mmHg होना चाहिए। इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर यहां का दाब कम होगा तो हमारा GFR हमेशा क्या हो जाता है, घटे जाता है, ठीक है कि नहीं। और यहां का बढ़ेगा तो GFR भी क्या हो जाएगा, बढ़े जाएगा। अर्थात हमारी किडनी में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को नियंत्रित रखना है तो हमें किसको नियंत्रित रखना पड़ेगा, मूत्र निर्माण क्रियाविधि के नियंत्रण के लिए रक्तदाब को, रक्तदाब अर्थात बीपी को नियंत्रित रखना पड़ेगा, नियंत्रित रखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। अर्थात बीपी को नियंत्रित रखना पड़ेगा। अब देखो शरीर में तो बीपी होती है, कई में तो ज्यादा हो जाती है, कई में कम हो जाती है, कई में क्या हो जाती है, ज्यादा, कई में क्या हो जाती है, कम। अर्थात बीपी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और बीपी एक जैसी नहीं रहती है इसका मतलब फिर तो GFR भी ऊपर नीचे हो जाना चाहिए। GFR क्या हो जाना चाहिए, ऊपर नीचे। किसी का GFR 150 होना चाहिए, किसी का GFR 120, किसी का GFR 100। इसका मतलब यह है कि बीपी नियंत्रित नहीं रह रही है, लेकिन GFR को तो हमें हमेशा क्या करना है, नियंत्रित रखना पड़ेगा। और नियंत्रित रखने के लिए फिर क्या करेंगे, कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाविधि होंगी जो बीपी कम या ज्यादा होने पर भी GFR को क्या रख सके, मेंटेन रख सके। और यही है नियमन की क्रियाविधि। तो हमें GFR को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें कुछ क्रियाविधि अपनानी पड़ेगी। अब सपोज करो कि मान लो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ गया है। ब्लड प्रेशर है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो आप मेरे को खुद बताओ, जो अभिवाही धमनी है, कौन सी धमनी, अभिवाही धमनी, इस अभिवाही धमनी में भी रक्त प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे अभिवाही धमनी में ज्यादा रक्त आएगा कि नहीं आएगा, ज्यादा रक्त आएगा, और ज्यादा रक्त आएगा तो अब खुद ही बताओ आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसे हमें बढ़ने नहीं देना है, इसे बढ़ने से रोकने के लिए क्या करना है कि जैसे ही जीएफआर बढ़ता है, जैसे ही जीएफआर बढ़ता है, वैसे ही क्या होता है कि हमारी कुछ संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, संवेदी कोशिकाएं, जो आपके कहां पर पाई जाती हैं, आपके डीसीटी वाले भाग में। किसमें, डीसीटी वाले भाग में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मेकुला डेंसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मेकुला डेंसा। और ये मेकुला डेंसा देख लेती हैं कि अगर आपका फिल्ट्रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब जीएफआर बढ़ गया, और जीएफआर बढ़ गया इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कम करना पड़ेगा। और कम करना पड़ेगा तो ये मेकुला डेंसा होती है, एक संदेश देती है। मेकुला डेंसा क्या देती है, एक संदेश। और इस संदेश के अनुसार हमारा जो हृदय है, हमारा जो क्या है, हृदय, उस हृदय में एक कारक होता है, ये स्रावित होने लगे जाता है। क्या हो जाता है, एक कारक होता है, वो स्रावित होने लग जाता है, और उस कारक का नाम होता है एएनएफ। उस कारक का नाम क्या है, एएनएफ। और एएनएफ क्या करता है, इस एएनएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, एट्रियल नेट्रिएटिक फैक्टर। इसका पूरा नाम क्या है, एट्रियल नेट्रिएटिक फैक्टर। और ये एट्रियल नेट्रिएटिक फैक्टर होता है, ये हमारी रक्त वाहिनियों को, रक्त वाहिनियों को क्या कर देता है, फैला देता है। रक्त वाहिनियों को क्या कर देता है, फैला देता है। अब देखो, पहले मान लो ये रक्त वाहिनी थी, इतनी सी थी, और जैसे ये एएनएफ स्रावित हुआ, रक्त वाहिनी क्या हो गई, चौड़ी। अब देखो आप खुद ही बताओ, अगर पाइप पतली होगी तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा, या चौड़ी होगी उसमें प्रेशर ज्यादा होगा। तो जैसे ही कोई पाइप चौड़ी होती है उसका प्रेशर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो जैसे ही हमारी रक्त वाहिनियां फैलती हैं तो फैलने से क्या हो जाता है, रक्त दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्या हो जाता है, रक्त दाब कम। और जैसे ही रक्त दाब क्या होगा, कम, वैसे ही आपका क्या होगा, अभिवाही धमनी में आपका क्या हो जाएगा, ये रक्त दाब कम हो जाएगा। और रक्त दाब कम होने से अल्टीमेटली आपका जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बीपी बढ़ने की कंडीशन में जीएफआर को मेंटेन करने के लिए, जीएफआर को मेंटेन करने के लिए कौन सा फैक्टर काम में आता है, एएनएफ। कौन सा फैक्टर काम में आता है, एएनएफ। और ये एएनएफ क्या कर देता है, हमारी रक्त वाहिनियों को क्या कर देता है, फैला देता है। और जैसे ही रक्त वाहिनी फैलती है वैसे ही आपका क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और प्रेशर कम होगा तो जीएफआर भी हमारा नॉर्मल आ जाएगा। जीएफआर कितना हो जाएगा, नॉर्मल। तो ये तो हो गई बढ़ने की कंडीशन, लेकिन हमेशा बढ़ती ही थोड़ी है, किसी व्यक्ति में कम भी तो हो सकती है। किसी व्यक्ति में क्या हो सकती है, कम। और अगर मान लो किसी व्यक्ति में बीपी कम हो गया तो बीपी कम, इस कंडीशन का सोचो, बीपी कम होगा तो आपका क्या होगा बताओ, अभिवाही जो धमनी है, अभिवाही धमनी, इस अभिवाही धमनी में रक्त प्रवाह कम हो जाएगा। रक्त प्रवाह क्या हो जाएगा, कम, अर्थात अभिवाही धमनी में कम रक्त आएगा।
देखो भाई, दोबारा से बना के देख लेते हैं। ये था बोमन संपुट, और ये है हमारी अभिवाही धमनी, एफरेंट आर्टियोल, और ये इफरेंट आर्टियोल अर्थात अपवाही धमनी। अब ये देखो, यहां पर आपका रक्त कम आएगा तो यहां पर कम छनेगा, और कम छनेगा तो जीएफआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस कंडीशन में जीएफआर क्या हो जाएगा, कम। अर्थात अब हमें जीएफआर को क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी क्रियाविधि अपनानी पड़ेगी जो अल्टीमेटली हमारे रक्त के दाब को अर्थात बीपी को क्या कर दे, बढ़ा दे। जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो यहां पर ये जीएफआर भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात हमें कोई ऐसी क्रियाविधि चलानी पड़ेगी जो हमारी बीपी को क्या कर दे, बढ़ा दे। अब ये देखो, जीएफआर डाउन हुआ तो कैसे पता चलेगा, जीएफआर डाउन होने पर कैसे पता चलेगा भाई। जीएफआर डाउन होने पे आपको बताया था कि डीसीटी होता है। इस डीसीटी में एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती हैं, संवेदी कोशिकाएं, संवेदी कोशिकाएं। और इन संवेदी कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, मैक्युला डेंसा। तो जैसे ही जीएफआर कम होगा, इनको पता चल गया कि भाई जीएफआर कम हो गया है, निस्यंद कम आ रहा है। निस्यंद कम आ रहा है तो ये क्या करती हैं कि ये संदेश देती हैं किसको, एक विशेष प्रकार की कोशिका। और ये विशेष प्रकार की कोशिका कहां पाई जाती है, आपकी अभिवाही धमनी पर। किसमें पाई जाती है, अभिवाही धमनी में। और ये जो कोशिकाएं जो आपकी अभिवाही धमनी में पाई जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, जेजी सेल। क्या कहते हैं, जेजी सेल। ये जेजी सेल होती है, ये वास्तव में क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, जे का मतलब होता है जक्स्टा, जी का मतलब होता है ग्लोमेरुलस, और सेल का मतलब होता है कोशिका। ये कोशिकाएं आपके कहां पाई जाती है, अभिवाही धमनी पर। तो जैसे ही आपकी संवेदी कोशिका को पता चलता है कि जीएफआर कम हो गया, ये क्या देती हैं, एक संदेश। किसको संदेश देती हैं, जेजी सेल को। और जैसे ही इस जेजी सेल के पास संदेश आता है, ये क्या करती हैं, एक हार्मोन स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं, हार्मोन। ध्यान से सुनना। और ये जो हार्मोन होता है, इसका नाम होता है रेनिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, रेनिन। तो रेनिन हार्मोन है, हमारी किडनी की कौन सी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है, यह स्रावित किया जाता है जेजी सेल। किसके द्वारा, जेजी सेल, जक्स्टा ग्लोमेरुलस सेल। और ये रेनिन है, अब बीपी को बढ़वाने का काम चालू करेगा। किसका काम चालू करेगा, बीपी को बढ़ाने का काम चालू करेगा। क्यों भाई, कैसे करेगा, ये रेनिन है, ये रेनिन जाएगा हमारे रक्त में। किस में जाएगा, रक्त में। रक्त जाएगा आपका कहां पर, लीवर में। कहां जाएगा, लीवर। लीवर के पास एक एंजाइम है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजन। कौन सा एंजाइम है, एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन क्या है, निष्क्रिय। क्या है भाई, निष्क्रिय। ये लीवर के पास पड़ा है। जैसे ही ये रेनिन लीवर के पास आया, इसने बोला लीवर को, भाई तूने एंजियोटेंसिनोजन है उसको स्रावित कर रखा है, और ये एंजियोटेंसिनोजन तो निष्क्रिय पड़ा है, मेरे को तो इसका काम है। तो रेनिन क्या कर देता है, इसको क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। रेनिन क्या कर देता है, इसको सक्रिय। किसको, एंजियोटेंसिनोजन को सक्रिय करेगा तो ये किस में बदलेगा भाई, एंजियोटेंसिन। किस में बदल जाएगा, एंजियोटेंसिन। और ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है। कैसा होता है, फर्स्ट। अब ये एंजियोटेंसिन
टेंसिन है वो कहां जाता है आपका? फेफड़ों में। कहां जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में ये बदल जाता है आपका एंजियोटेंसिन सेकंड में। किसमें बदल जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। तो अल्टीमेटली यहां से जो रेनिन स्रावित हुआ है, उस रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को किसमें बदल दिया है? एंजियोटेंसिन में बदल दिया है। और ये एंजियोटेंसिन अब क्या करेगा? देखो, एंजियोटेंसिन ये बन गया। ये एंजियोटेंसिन है आपका क्या है? क्या है भाई? वाहिका संकुचक। कहने का मतलब है रक्तवाहिनी का क्या करता है? संकुचन कर देता है। किसका संकुचन कर देता है? रक्तवाहिनी का। और जैसे ही रक्तवाही संकुचन करेगा तो आप खुद ही बताओ, अब रक्तवाहिनी क्या हो जाएगी? पतली, छोटी होती जाएगी। और जैसे ही छोटी होगी तो इससे क्या हो जाएगा? बीपी होगा वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही बीपी बढ़ेगा वैसे ही आपका जीएफआर वापस बढ़ने लगे जाएगा। तो एक तो ये काम कर देता है। दूसरा क्या काम करता है? ये एंजियोटेंसिन है वो एंजियोटेंसिन सेकंड। ये हमारी एक ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर जिसका नाम है एड्रिनल। कौन सी ग्रंथि होती है? एड्रिनल। इस एड्रिनल को क्या देता है? संदेश। और क्या संदेश देता है? कि एक हार्मोन स्रावित करो। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करो? एल्डोस्टेरोन। और ये जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन है ये किसको काम करता है? डीसीटी पर। किस पर काम करता है? डीसीटी। आपको पता होगा डीसीटी क्या है। ये डीसीटी में क्या कर देता है? जो सोडियम है, सोडियम का और जल का अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। अर्थात ज्यादा से ज्यादा जल और सोडियम है उसको कहां डाला जाता है? रक्त में डाला जाता है। जिससे भी क्या होता है? जिससे आपका बीपी बढ़ने लगे जाता है। जिससे क्या होता है? बीपी बढ़ने लगे जाता है। तो दो तरीके से काम किया। एक तो इसने क्या कर दिया? रक्तवाहिनी को कर दिया पतली। दूसरा, इस एंजियोटेंसिन ने क्या किया कि एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित करा दिया? एल्डोस्टेरोन। और ये एल्डोस्टेरोन है, इसने डीसीटी में किसके अवशोषण को बढ़ा दिया है? सोडियम के अवशोषण को बढ़ा दिया और जल के अवशोषण को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। और अल्टीमेटली क्या होगी? बीपी बढ़ गई। तो दो तरीके से। तीसरा तरीका ये क्या अपनाता है? ये क्या करता है? हमारी जो पीयूष ग्रंथि होती हैं, कौन सी ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। और इस पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसका नाम होता है हमारा वेसोप्रेसिन। कौन सा हार्मोन होता है? वेसोप्रेसिन। या जिसे हम बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। इस एडीएच हार्मोन के स्राव को बढ़वा देता है। इस एडीएच हार्मोन के स्राव को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और ये एडीएच हार्मोन भी आपका डीसीटी में क्या करता है? जल अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। जल अवशोषण को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। और सीधी सी बात है, जल अवशोषण बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली तीन तरीके से काम कर रहा है। कौन? एंजियोटेंसिन सेकंड। पहला काम किया, रक्तवाहिनी को पतला कर दिया जिससे बीपी बढ़ गया। फिर क्या किया? एंजियोटेंसिन है उसने क्या किया कि जो हमारी रक्तवाहिनी थी उसको क्या कर दिया? संकुचित कर दिया जिससे बीपी बढ़ा। दूसरा काम क्या किया इसने? एड्रिनल ग्रंथि से क्या स्रावित करा दिया? आपके एल्डोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करा दिया जिससे बीपी बढ़ा। कैसे बढ़ा? क्योंकि जल अवशोषण बढ़ गया।
और तीसरा जो पीयूष ग्रंथि है उससे किसको बढ़ा दिया, एडीएच हार्मोन को, और एडीएच हार्मोन भी क्या करवा रहा है, जल अवशोषण करवा रहा है। और इस प्रकार से यह क्रियाविधि काम करती है। इस पूरी क्रियाविधि को क्या कहा जाता है, रास। क्या, कौन सा सिस्टम कहा जाता है, रास। अर्थात रास का मतलब क्या हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और ये सिस्टम है अल्टीमेटली बीपी को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हमारी किडनी होती है, उस किडनी में किस प्रकार से जो हमारे मूत्र निर्माण है, जीएफआर है, उसको मेंटेन रखा जाता है, ये उसको नियंत्रित करने की क्या होती है, क्रियाविधि पाई जाती है। अब इसके बाद में हम एक छोटा सा टॉपिक और देखने वाले हैं, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है मूत्रण। मूत्रण का मतलब है मूत्र त्यागने की प्रक्रिया। अरे भाई, जब मूत्र बन गया, बनने के बाद ये मूत्र कहां इकट्ठा होता है, देखो मूत्र बना, कहां बनना, किडनी में, और इसके बाद में ये कहां पर इकट्ठा हो गया, मूत्राशय में इकट्ठा हो गया। कहां इकट्ठा हो जाता है, मूत्राशय। मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। कुछ समय के बाद में इसको क्या किया जाता है, त्यागा जाता है, बाहर निकाला जाता है। और ये बाहर निकालने की क्रिया है, ये कैसी क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया। कैसी क्रिया है, ऐच्छिक। कैसे भाई, अरे मूत्र को त्यागना या नहीं त्यागना ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हालांकि हमें पता लग जाता है कि मूत्र त्यागने की इच्छा हो रही है, लेकिन फिर भी परिस्थिति के अनुसार मूत्र त्यागा जाता है, अर्थात ऐच्छिक क्रिया है। इस क्रिया का नियंत्रण होता है, यह हमारे किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तंत्रिका तंत्र। कैसे भाई, देखो इस मूत्राशय के अंदर क्या होता है, मूत्र इकट्ठा होता जाता है, और अल्टीमेटली जब इसमें मूत्र इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे ये फैलने लगता है, फैल रहा है, और फैलने से क्या होता है कि मूत्राशय की दीवार होती है, एक संदेश होती है, एक संदेश, ये किसको भेजती है, मस्तिष्क को। किसको भेजती है भाई, मस्तिष्क। मस्तिष्क है वापस एक संदेश किसको भेजता है, मूत्राशय को। किसको भेजता है, मूत्राशय। और मूत्राशय को बोलता है कि देखो अगर भर गया है मूत्र तो मूत्र त्याग सकते हो। वो डिपेंड करता है कि परिस्थिति कैसी है भाई। तो यहां से संदेश जाता है किसके पास, मूत्राशय के पास। यह संदेश क्या करता है, इस मूत्राशय की दीवारों में क्या कर देता है, संकुचन पैदा कर देता है। और जब संकुचन होता है, इसके अलावा देखो मूत्राशय से जब मूत्र बाहर निकलता है तो वहां पर एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अवरोधनी, जो उस मूत्र को मूत्राशय में रोक कर रखती है। अब देखो मूत्राशय में लगातार संकुचन हो रहे, लेकिन इस अवरोधनी को भी क्या करना पड़ेगा, शिथिल होना पड़ेगा, ढीला होना पड़ेगा, तभी तो मूत्र बाहर आएगा। तो आपका ये जो संदेश मस्तिष्क से गया है, एक तो मूत्राशय में संकुचन को बढ़ाता है और साथ साथ में इस अवरोधनी को क्या कर देता है, शिथिल कर देता है। क्या कर देता है, शिथिल। और ये शिथिल होती है, वैसे ही मूत्र होता है आपका निकलकर मूत्र मार्ग की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। और इसी पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। मूत्र को बाहर निकालने की प्रक्रिया। तो ये सब कुछ किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कैसी क्रिया है, ऐच्छिक। देखो मूत्राशय की दीवार से एक संदेश गया किसके पास, मस्तिष्क से पास। मस्तिष्क से वापस एक संदेश गया किसके पास, मूत्राशय के पास। तो ये क्या बन गया है, चक्र।
क्या बन गया है? चक्र। और यह चक्र किस क्रिया के लिए बना है? मूत्रण की क्रिया के लिए। इस कारण इसे क्या कहते हैं? मूत्रण प्रतिवर्त। क्या कहते हैं भाई? मूत्रण प्रतिवर्त। तो मूत्रण प्रतिवर्त के द्वारा क्या होता है? मूत्र की क्रिया का नियंत्रण किया जाता है, अर्थात मूत्र को त्यागने की प्रक्रिया का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया है। बाकी आपको पता ही है एक दिन में कितना मूत्र त्यागा जाता है। तो सामान्य अवस्था में 1 से लेकर 1.5 लीटर मूत्र हम क्यों त्याग रहे हैं? क्योंकि हमारे शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट बन रहा है। और कौन सा बन रहा है? यूरिया। एक दिन में हम लगभग कितना यूरिया बाहर निकालते हैं? 25 से लेकर 30 ग्राम यूरिया होता है, यह बाहर निकाला जाता है। मूत्र होता है, उसकी पीएच भी याद रख लेना भाई, यह लगभग 6 से लेकर 7.4 के बीच होती है, अर्थात अम्लीय और क्षारीय के बीच का शाक है। तो यह सब कुछ था हमारी मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। उसके बाद में उस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का नियंत्रण, और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक हमने पढ़ा है कि मूत्र को कैसे त्यागा जाता है, उसका कंट्रोल कैसे किया जाता है, अर्थात मूत्रण की क्रियाविधि। तो ये सब कुछ हमने उत्सर्जन वाला जो टॉपिक था उसको कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने किडनी की संरचना को पढ़ा, इसके अंदर हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को पढ़ा, इसके नियंत्रण को पढ़ा, और इसके बाद में मूत्र त्यागने की प्रक्रिया को भी पढ़ा है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी कल इससे संबंधित हम एमसीक्यू लेकर आने वाले हैं, तो आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।